हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत है। और मैं आज आप सभी को इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। आज का मेरा टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे और मैं आपका प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी इस पार्ट से, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा प्रतिदिन यानी रोज सुबह 5 बजे आप इतिहास के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके कंटेंट जो सोशल साइंस के अन्य हैं, जैसे इकोनॉमी से, नागरिक शास्त्र है और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है, इन सब का वीडियो बारी बारी से एक एक करके मैं रोज मॉर्निंग 5 बजे आप सभी को देने वाला हूं। तो तैयार रहिए हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए सुबह 5 बजे। और आप सभी को मैं कह दूं, जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 के, क्लास 12वीं के, जिनका मेटर सब्जेक्ट इतिहास है, वो कॉपी लेकर भी बैठे हैं और इसके में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको नोट भी करें, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जो लोग जनरली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी नोट करें इसे, और नोट करने के बाद एक अच्छा सा नोट्स बना लें। मेरे जितने वीडियो में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे बना लें, इससे आपको परीक्षा में हेल्प मिलने वाला है। तो आइए बात करते हैं, जैसे कि आज का मेरा मैटर है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, राष्ट्रवाद का मतलब होता है, मैं इसका परिभाषा दूं, जैसे आपसे प्रश्न किए जाए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं, जब किसी देश के लोग अपने देश के प्रति प्रेम, बलिदान या उसके प्रति जितनी भावनाएं हैं प्रकट करते हैं या अपने में एकता की भावना जागृत करते हैं, यही तो राष्ट्रवाद है। यानी कि राष्ट्रवाद क्या है, कोई पूछे आपसे तो बोलेंगे जब लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम, बलिदान और एकता की भावना जागृत होती है, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो ये राष्ट्रवाद आखिर यूरोप में जागृत कैसे हुआ? सवाल उठता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न कैसे हुआ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रवाद का उत्पन्न यानी शुरुआत तो पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, लेकिन इसका उन्नत किस्म में यानी बड़े स्तर पे इसका प्रभाव जो देखा गया वो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में देखा गया। यानी कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में ये अपना बेहतरीन रूप ले लिया और सभी देश के नागरिक, विभिन्न देश वाले अपने देश के प्रति प्रेम भाव प्रकट करने लगे, एकता दिखाने लगे। और फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेपोलियन ने यूरोप के अन्य देशों पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमाया, प्रभाव किया, लोगों के बीच ये राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा उत्पन्न किया। यानी अगर पुनर्जागरण के बाद देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति में के बाद नेपोलियन ने सबसे बड़ा काम किया, जिसने जर्मनी और इटली के भागों को यानी उन दोनों देशों को जीत कर क्या किया कि उन देश की सीमाओं को समाप्त कर दिया, लगभग अपने स्तर से एक में मिला लिया। और लोगों ने जब ये देखा तो उनको लगा कि अगर हम एक समूह में जोड़ें और एक तरह से एक राज्य, एक बड़ा सा राज्य का निर्माण करें तो इसमें ज़्यादा शक्ति होती है। इस तरह से नेपोलियन ने ये भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अंत में एक बार जब नेपोलियन का अंत हो गया, यानी कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन का अंत हो चुका था, और उस समय जो भी यूरोप की विजय हुए जो देश हुए थे, जो देश नेपोलियन के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ जो विजय हुए थे, उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। यानी कि एक वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, जिसका अध्यक्षता यूरोप के जो ऑस्ट्रिया देश है उसके चांसलर ने किया। यानी कि ऑस्ट्रिया, प्रश्न आपसे किया जाए कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, तो उसका नाम होगा मेटरनिक। और वियना सम्मेलन कब हुआ, तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न आपसे किया जाए कि नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक, तो वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें इटली,
जर्मनी, रूस, प्रसा ऐसे शक्तिशाली देशों ने भाग लिया। और भाग लेने के बाद उन लोगों ने एक एक विचार व्यक्त किया, एक नियम बनाया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो नेपोलियन ने विभिन्न देशों को जीतकर वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त कर दिया था, उसे पुनः स्थापित करना। यानी कि जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख थे वो चाहते थे कि फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो, जबकि नेपोलियन जहाँ भी आक्रमण किया, जिस राज्य को जीता, वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र या जनतंत्र की स्थापना कर दी। यानी कि जनता के शासन की, यानी जनता खुद शासन करे, ऐसी भावना को उत्पन्न कर दिया था। जबकि जब नेपोलियन का अंत हुआ तो मेटरनिख फिर से उस व्यवस्था को लागू करना चाहता था। नेपोलियन मेटरनिख जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था, और वो इस योजना में इस पुराने व्यवस्था को लागू करने में सफल भी हो गया। और उसने क्या किया कि अपने ऑस्ट्रिया के कुछ राज्यों को, यानी एक ऑस्ट्रिया देश जो था उसको विभिन्न खंडों में बांट दिया, छोटे छोटे राज्यों में बांटकर उसके लिए अलग से राज्य और राजा की व्यवस्था की। इससे उसने क्यों किया? क्योंकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न ना हो और लोग राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, इसलिए यानी कि उसने तोड़ने का काम किया। और इस तरह से जब वो सफल हो गया, और उसके बाद जर्मनी को कहा जाए तो जर्मनी 39 राज्यों का संघ था। जर्मनी 39 रियासतों का संघ था। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि जर्मनी कितने रियासतों का संघ था। तो जर्मनी 39 रियासतों का संघ था, और वो एक तरह से एक ही देश या एक बड़ा राज्य बनाने में कामयाब रहा। जैसे जर्मनी जो 39 राज्यों का रियासतों का संघ था वो एक ही संघ बना रहा, लेकिन मेटरनिख ने वहाँ कोशिश किया कि वहाँ भी जनतंत्र की भावना ना जागृत हो, इसका पूरा कोशिश किया, और उसने उसे भावना को दबाए रखा। और रही बात फ्रांस की, जब नेपोलियन का पतन हो गया, नेपोलियन की मृत्यु हो गई, तो वहाँ एक वंश जागृत हुआ, यानी आगे आया, जिसका नाम है बूर्बो वंश। आपसे पूछा जाएगा कि बूर्बो वंश का संबंध किस देश से, तो आंसर होगा फ्रांस से। बूर्बो वंश का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है आपको। तो बूर्बो वंश ने शासन की व्यवस्था की फ्रांस में, और उस बूर्बो वंश का शासक बना लुई 18वां। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने अपने देश के लिए एक घोषणा पत्र जारी की, यानी लुई 18वां ने 2 जून 1814 ईस्वी को एक घोषणा पत्र तैयार किया और देश के लिए जारी किया। और ये घोषणा पत्र 1814 से लेकर 1848 तक चलता रहा। लेकिन बीच में लुई 18वां जिस संवैधानिक घोषणा पत्र को लागू किया था, उसमें चार्ल्स एक्स ने, यानी चार्ल्स 10वां ने उसमें बदलाव किया, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था चलती रही। और इस घोषणा पत्र का परिणाम देखा गया 1830 ईस्वी में, जिसे हम लोग जुलाई की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, जुलाई की क्रांति का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ की बातें की उसको मैं लाइन से एक विस्तार से बता देता हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जागरण, पुनर्जागृति या उत्पन्न होना, ये पुनर्जागरण काल से शुरू हुआ, और इसका उन्नत किस्म यानी सबसे ज़्यादा जो देखा गया, यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय देखा गया, यानी कि 1789 ईस्वी में। और इसके पश्चात नेपोलियन ने, जो फ्रांस का शासक था, उसने यूरोप के अन्य देशों पे आक्रमण करके वहाँ विजय प्राप्त करके वहाँ बिल्कुल ही राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हुई थी। और नेपोलियन कहाँ का शासक था, तो फ्रांस का शासक था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे कि मेटरनिख कहाँ का शासक था या कहाँ का चांसलर था, तो वो कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। ठीक, और ऑस्ट्रिया का जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन देश भाग लिए थे, तो उसमें भाग लिया था ब्रिटेन, रूस,
फ्रांस नहीं, प्रासा फ्रांस में लिया था, और इटली जर्मनी, ये शक्तिशाली देश लोग भाग लिए थे, जिन्होंने क्या निर्णय किया कि जो नेपोलियन ने राजतंत्र को समाप्त करके जनतंत्र या जनता के शासन को जागृत किया था, उत्पन्न किया था, उसे फिर से समाप्त करके राजतंत्र को शुरुआत करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन टॉपिकों को एक नोट्स बना लेना चाहिए और इसे बार बार पढ़ना चाहिए, देखते रहना चाहिए हमारे वीडियो को। तो आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे, और चलते चलते मैं आपसे कहूँगा कि मेरे प्रतिदिन यानी रोज़ सुबह 5 बजे आपको एक सोशल साइंस हिस्ट्री का वीडियो मिलने वाला है, जो आपके बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बिहार पुलिस, ETC ऐसे कोई तैयारियां कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।